हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं मदन कुमार सुमन और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरियस कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चंस के बारे में आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। टॉपिक का नाम है ब्लड एंड इट्स कंपोजिशन। यह टॉपिक मैंने एनसीईआरटी बुक 11th क्लास से लिया है। यह आपको मिलेगा दो जगह पर। एक हम लोग जब पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में, तो जो एनिमल टिश्यू होते हैं वो चार तरह के होते हैं: इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू का ये पार्ट है। दूसरी जगह पर हम लोग पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, मतलब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, हम इसको बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जो मेरा टॉपिक है, सबसे पहले है ब्लड, और फिर बाद में इसमें हम बात करेंगे इसके कंपोजिशन के बारे में। सबसे पहला बात आता है कि व्हाट इज़ ब्लड। ब्लड क्या है? ब्लड इज़ ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहली बात यहाँ पे लिखेंगे ब्लड इज़ ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, या दूसरा नाम लिखते हैं ब्लड इज़ ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड्स है जो हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अगर स्टडी करेंगे हम लोग, स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हिमेटोलॉजी। ही मीन्स ब्लड, लोगस मतलब स्टडी करना। स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हिमेटोलॉजी। इट इज़ डेराइव फ्रॉम मेसोडर्म। जब जर्म लेयर था तो जर्म लेयर में तीन लेयर होते हैं। एक होता है एक्टोडर्म्स, दूसरा होता है मेसोडर्म्स, तीसरा होता है एंडोडर्म्स। तो ये जो दिखाई पड़ रहा है हमको पार्ट, ये है मेसोडर्मल इन ऑरिजिन। जो इसका ओरिजिन होगा वो होगा मेसोडर्मल इन ऑरिजिन। कलर है आपका, ब्लड का जो कलर है वो रेड है। और वो रेड जो होता है, ये दो तरीके से बात हम लोग करते हैं यहाँ पे। एक होता है डार्क रेड और दूसरा होता है सिर्फ रेड। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि रेड और दो तरह के दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, डार्क रेड और रेड। डार्क रेड कहाँ पे होगा? तो डार्क रेड होता है आर्टरीज में। आर्टरी में कैसा ब्लड होगा? आर्टरी में प्योर ब्लड फॉर्म होता है, प्योर ब्लड का होता है यहाँ पे आर्टरी में। इस प्योर ब्लड को बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और दूसरा होता है इम्प्योर ब्लड। ये होगा कहाँ पर? तो ये होगा वेन में, और इसको बोलते हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो प्योर ब्लड्स होते हैं वो होगा डार्क रेड कलर का, जो कि आर्टरी में कैरी करेगा। और जो सिंपल रेड कलर का होगा वो होगा इम्प्योर ब्लड, जो वेन में कैरी करेगा। उसको बोलते हैं हम लोग डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हम बात करते हैं हम लोग पीएच के बारे में कि इसका पीएच कितना होगा। पीएच स्लाइटली अल्कलाइन है। अल्कलाइन का मतलब हो रहा है, ये हम लोग यहाँ पे एक पीएच स्केल बनाते हैं। पीएच स्केल में जो पैमाना होता है वो होता है 1 से लेकर के 14 तक का होता है। बीच में यहाँ पे 7 होगा। अगर इधर तरफ बढ़ते हैं तो बोलते हैं एसिडिक पावर बढ़ रहा है, इधर तरफ जाएंगे उसको बोलते हैं हम लोग बेसिक पावर बढ़ रहा है। तो ये हो जाएगा बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर होगा। न्यूट्रल से थोड़ा सा आगे इसको बोलते हैं पीएच 7.4 एग्जैक्टली। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इसका जो डेंसिटी है वो डेंसिटी है विस्कस। जो कलर होगा वो विस्कस होगा, क्योंकि उसमें कुछ सेल्स भी होते हैं। हैवियन देयर वाटर, ये वाटर से भी ज़्यादा भारी होता है। वॉल्यूम के बारे में बात करें तो 5 to 6 लीटर इन एडल्ट में। इसको अगर मापेंगे हम लोग तो किस प्रकार से माप सकते हैं हम लोग? तो ये बोलते हैं हम लोग कि इसका जो होगा वो होगा 7 to 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट। सपोज किसी व्यक्ति का जिसका वजन है, जिसका वेट है 60 kg, तो इस व्यक्ति का जो ब्लड होगा इस बॉडी में हम लोग 8% कर लेते हैं तो वो आता है 4.8 लीटर। मतलब 4.8 लीटर अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर। एक स्वस्थ व्यक्ति में, एडल्ट में, जो इसका वॉल्यूम्स होगा, जो उसके ब्लड पाए जाएंगे वो होगा अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर के वो। कोई कोई बुक लिखता है 5 to 6 लीटर, तो 5 to 6 लीटर तक ब्लड यहाँ पहुँच सकते हैं। दूसरा पॉइंट, ब्लड इज फॉर्म इन द बोन मेरो। बोन मेरो क्या है? ये है बोन, ये दिखाई पड़ रहा है बोन। बोन क्या होता है? हॉलो होता है। इसके अंदर में यहाँ पे जो एक लिक्विड सब्सटेंस होता है, जो इस सब्सटेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं बोन मैरो। हिंदी में उसको बोलते हैं हम लोग अस्थि मज्जा। बोन के अंदर जो हॉलो होता है, जो उसके अंदर में एक सब्सटेंस भरे होते हैं, मैस्ट्रिक्स भरे होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बोन मैरो। इसी बोन मैरो में बोन के फॉर्मेशन होता है। बोन के फॉर्मेशन होने की प्रोसेस को बोलते हैं हीमोपोएसिस। हीमोपोएसिस, हीमोपोएसिस बोलते हैं। ब्लड फॉर्मेशन होने की प्रक्रिया को बोलते हैं हीमोपोएसिस। ये किस कंडीशन में? भी इन एडल्ट कंडीशन में। एडल्ट में जो ब्लड का फॉर्मेशन होगा उसको बोलते हैं हीमोपोएसिस। कहाँ होगा? तो बोन मेरो में होगा। लॉन्ग बोन्स में, जैसे स्टर्नम का पार्ट हो गया, फीमर का पार्ट हो गया, जितने भी लॉन्ग बोन्स हैं सभी में यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे आती है कि ये जो ब्लड का फॉर्मेशन होगा वो फीटस में कहाँ पे होगा? क्योंकि फीटस में बहुत अच्छे तरीके से डेवलप नहीं होता है बोन का। तो ये जो फीटस होगा इसमें ब्लड का फॉर्मेशन होगा लीवर में। प्लस कहाँ पे होगा? प्लस होगा यॉक एग में, यॉक्स एग में, प्लस होगा स्प्लीन में। ये तीन जगह पर जो है फीटस में, जो बच्चा ग्रो कर रहा है,
यूट्रस में, उसको लोग बोलते हैं फीटस। उस फीटस में जो ब्लड का फॉर्मेशन होगा वो होगा लीवर में, यॉर्क सेक में और स्प्लीन में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड कितना हो सकता है, तो 7 to 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट। ठीक है, हिम बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बनने के प्रोसेस को बोलते हैं हीमोपोएसिस। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करने जा रहे हैं, जिसमें लोग यहाँ पे बात करते हैं कंपोजिशन को लेकर के। सबसे पहले बात करते हैं ब्लड के कंपोजिशन क्या है या ब्लड के कंपोनेंट क्या है। तो इसमें ब्लड के कंपोनेंट हमको दिखाई पड़ रहा है 2 कंपोनेंट। पहला नंबर हो गया प्लाज्मा और दूसरा नंबर बात करते हैं ब्लड कार्पसस, या इसी को बोलते हैं एग्रीगेट फॉर्म में फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो ब्लड प्लाज्मा जो टोटल ब्लड्स हैं उसका 55% पार्ट लिक्विड पार्ट जो होगा वो होगा प्लाज्मा, और जो सॉलिड पार्ट्स होगा उसको होगा ब्लड कार्पसस 45% पार्ट लिक्विड पार्ट्स, 45% पार्ट सॉलिड पार्ट्स। ब्लड कार्पसस में 3 तरह के सेल्स पाए जाएंगे, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। रेड ब्लड कार्पसस, व्हाइट ब्लड कार्पसस एंड प्लेटलेट्स। यहाँ पे ध्यान से देखते हैं हम लोग डायग्राम, उसको खूब अच्छे समझने की कोशिश करते हैं कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड में क्या हुआ है। 55% पार्ट जो होगा प्लाज्मा, और दूसरा जो दिखाई पड़ रहा है 45% पार्ट, ये 4% प्लस 41% दोनों को मिला देंगे तो 45% पार्ट, जिसमें से 3 तरह के सेल्स हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स के बारे में। जब हमने यहाँ पे टेस्ट ट्यूब को लिया है, इस टेस्ट ट्यूब को हम लोग एक ब्लड ले लेंगे। यहाँ पर सपोज करते हैं 5 ml ब्लड लिए हुए हैं, इसको तकरीबन 1 आवर्स के लिए स्टैंडिंग पोजीशन में छोड़ देते हैं। 1 आवर्स के लिए स्टैंडिंग पोजीशन में छोड़ेंगे तो देखेंगे जो हैवियर पार्टिकल है वो नीचे सेडिमेंट कर गया है, ये नीचे सेडिमेंट कर गया है, और जो वाटरी कलर का सब्सटेंस दिखाई पड़ रहा है, ये वाटरी कलर का सब्सटेंस दिखाई पड़ रहा है जो कि पेल येलो कलर का होता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा वाला पार्ट। और जो नीचे पार्ट दिखाई पड़ रहा है, ये सबसे मोस्ट हैवीएस्ट पार्ट, उसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स और मतलब कंपोनेंट हो गया 2 तरह के, 2 कंपोनेंट, एक प्लाज्मा और दूसरा ब्लड सेल्स। प्लाज्मा कितना परसेंट, 55% पार्ट, और रेड ब्लड सेल्स एंड डब्ल्यू ब्लड सेल्स प्लेटलेट्स कितना, तो 45% सेल्स। जब स्टैंडिंग कंडीशन में छोड़ेंगे, इसके अंदर में हम डालेंगे यहाँ पे EDTA। EDTA क्या, एंटी कोगुलेटिंग एजेंट है, एंटी कोगुलेटिंग सब्सटेंस है। जब यहाँ डालेंगे तो ब्लड क्लॉट नहीं करेगा। उसके बाद जो यहाँ पे हमको जो पार्ट दिखाई पड़ेगा उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, और बाकी जो पार्ट दिखाई पड़ रहा है इसको बोलते हैं सेल्स, ये बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा में अगर क्लॉटिंग फैक्टर को हम लोग रिमूव कर देंगे, प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर को मतलब कौन सा होगा, तो फाइब्रिनोजन को रिमूव कर देंगे तो जो बनेगा उसको बोलते हैं लोग सीरम। आपसे एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि प्लाज्मा में और सीरम में क्या डिफरेंसेस है। तो जो प्लाज्मा है उसमें क्लॉटिंग फैक्टर को रिमूव कर देंगे, उसका नाम हो जाएगा फिर सीरम। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। देखिए जो हम लोग देखा हमें 4 मेन कंपोनेंट्स, जो उसमें पार्ट मिला था हमको 4 मेन कंपोनेंट मिला। क्या क्या 4 मेन कंपोनेंट मिला, तो एक मिला RBC, WBC, प्लेटलेट्स, और मिला हमको यहाँ पे प्लाज्मा। तो देयर आर 4 मेन कंपोनेंट इन द ब्लड, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं, अब हम लोग देखते हैं WBC में भी क्या है। WBC में कुछ ऐसे टाइप के सेल्स दिखाई पड़ेंगे। ये तो हो गया प्लेटलेट्स के बारे में, ये हो गया RBC। WBC में 5 तरह के सेल्स पाए जाते हैं, मोनोसाइट्स, एस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स। फिर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक एक करके बात करना शुरू करेंगे, और सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्लाज्मा को लेकर के। पहले प्लाज्मा पढ़ेंगे, फिर बाद में एरिथ्रोसाइट, WBC और फिर प्लेटलेट्स के बारे में बात करेंगे। प्लाज्मा के बारे में सबसे पहला पॉइंट लिख रहा है कि प्लाज्मा किस प्रकार से होगा। तो प्लाज्मा का जो कलर होगा वो स्ट्रॉ कलर का होगा, जैसे कि पॉल होता है, या जिस प्रकार में इसको हम लोग दूसरा नाम बोल सकते हैं ना, पेल येलो कलर का, या स्लाइटली येलो कलर का होगा जो प्लाज्मा होता है। स्लाइटली अल्कलाइन कलर में होगा, विस्कस फ्लूइड होगा, क्योंकि ब्लड ही कैसा है, तो जिसका pH होगा 7.4। इसमें क्या पाए जाएंगे, ये जो कि वाटरी सब्सटेंसेस दिखाई पड़ रहा है, तो मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट जो इसका होगा वो होगा वाटर। 90 to 92% पार्ट जो प्लाज्मा का होंगे वो वाटर होंगे, बाकी 8 to 10% पार्ट क्या होंगे, वो सॉलिड होंगे। ये सॉलिड हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया, दोनों मिला करके सॉल्यूशन बोलता है। तो सॉलिड में सबसे पहले जो 7 to 8% पार्ट होगा वो होगा प्रोटीन का। प्रोटीन इसमें मुख्य रूप से 3 या 4 प्रोटीन पाए जाते हैं, जैसे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, हिपैरिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन। जिसमें से ये 2 प्रोटीन दिखाई पड़ रहे हैं, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन दोनों लीवर में फॉर्मेशन होता है। एल्बुमिन का फंक्शन क्या है, ऑस्मोटिक बैलेंस, वाटर बैलेंस को बनाए रखना, ऑस्मोटिक बैलेंस। ग्लोबिन का फंक्शन क्या है, ग्लोबिन का फंक्शन है फाइटिंग अगेंस्ट इन्फेक्शन। ग्लोबिन का जो फंक्शन है वो है फाइटिंग इन्फेक्शन, या हम लोग बोल सकते हैं इसको ये इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है।
हेपेरिन इज ए नेचुरल एंटीकोगुलेंट। जो दूसरा नाम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं उसका नाम है नेचुरल एंटीकोगुलेंट। मतलब हमारे बॉडी में पहले से ही हेपेरिन नामक सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी के अंदर में ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता है। दैट इज कॉल्ड नेचुरल एंटीकोगुलेंट। जैसे आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट था जिसका नाम हम लोग पढ़े थे EDTA, इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड या ट्राइसोडियम साइट्रेट। ये सभी आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट है जो कि ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं 7 to 8% पार्ट क्या हो गया इसका, प्रोटीन का हो गया। दूसरा न्यूट्रिएंट्स पाए जाएंगे, कुछ वेस्ट मटेरियल पाए जाएंगे, कुछ गैसेस होंगे, कुछ एंजाइम्स होंगे। हम लोग अब यहाँ पे बात करने जा रहे हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में कि इसमें क्या कुछ न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। इसमें ग्लूकोज होंगे, अमाइनो एसिड्स होंगे, फैटी एसिड्स होंगे, ग्लिसरॉल्स होंगे। वेस्ट मटेरियल में क्या क्या होगा, तो वेस्ट मटेरियल्स में इसमें होगा यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रिएटिनिन। गैसेस में रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंजाइम्स पाए जाएंगे और कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पाए जाएंगे। ये प्लाज्मा में पाए जाएंगे। और मुख्य रूप से आपको एक चीज़ और समझना काफ़ी आवश्यक है यहाँ पर कि जो प्लाज्मा का जो ब्लड में जो प्लाज्मा है, एंटीबॉडीज़ कहाँ पाए जाएंगे, तो ये प्लाज्मा में पाए जाएंगे। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि एंटीबॉडीज़ कहाँ पाए जाएंगे, तो एंटीबॉडीज़ पाए जाएंगे प्लाज्मा में। और प्लाज्मा में अगर हम माइनस कर देंगे फाइब्रिनोजन को तो ये क्या बनेगा, ये फिर बन जाएगा हमारा सीरम बन जाएगा। यहाँ तक हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं आरबीसी के बारे में। प्लाज्मा के बारे में बात हो गई है, हम लोग यहाँ बात करते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी के बारे में हमने पहले से बना रखा है, ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। आरबीसी का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रो मतलब रेड, साइट्स का मतलब सेल्स। तो जो रेड सेल्स हैं उसको बोलते हैं आरबीसी। मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन द ब्लड में 3 तरह के सेल्स पाए जाएंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। इसमें सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होगी, तो आरबीसी की होगी। और आरबीसी कितना पाया जाएगा, तो 4.5 एग्जैक्टली। एनसीईआरटी बोर्ड का अगर हम बात करेंगे तो 4.5 मिलियन से लेकर के 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। ठीक है। आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होगा, आरबीसी का फॉर्मेशन होगा रेड बोन मैरो में। कब वो कहाँ पे होगा, तो एडल्ट कंडीशन में होगा। और अगर बात करेंगे कि फीटस में कहाँ पे होगा, तो लीवर में होगा, यॉर्क सेक में होगा और स्प्लीन में होगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि आरबीसी कैसे होंगे, तो नॉन न्यूक्लिएटेड होंगे। नॉन न्यूक्लिएटेड का मतलब होता है न्यूक्लियस इज एब्सेंट। आरबीसी में जो मैच्योर आरबीसी होगा इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, लेकिन आरबीसी के जो पहले का होता है उसको बोलते हैं रेटिकुलोसाइट, उसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा। ये मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाएगा, लेकिन जब आरबीसी मैच्योर हो जाएंगे मेमलिन आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। 2 को छोड़ करके, एक कैमल और दूसरा लामा, ये 2 ऐसे हैं जीव्स हैं जिसको छोड़ करके ये दोनों में क्या पाए जाएंगे, ये दोनों में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं, आरबीसी के न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहेंगे। और बाकी हम लोगों के बॉडी में जो मैमल्स हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहेंगे। शेप कैसा होगा, तो शेप होगा बायकॉन्केव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, जो आगे मैं भी दिखाने जा रहा हूँ आपको कि किस प्रकार से इसका शेप होगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम और यहाँ पे बात करते हैं शेप का, तो हम डिस्कस करेंगे। कलर कैसा होगा, कलर रेड होगा। रेड क्यों होगा, तो रेड कलर इज ड्यू टू आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, कैसा बोलेंगे तो कंजुगेटेड प्रोटीन। इसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड हीमोग्लोबिन। हीम और ग्लोबिन, हीम इज आयरन कंटेनिंग पार्ट और ग्लोबिन इज द प्रोटीनस पार्ट। हीमोग्लोबिन कितना होता है, तो 12 to 16 ग्राम इन एडल्ट में जो हीमोग्लोबिन पाया जाएगा और 12 to 16 पाया जाएगा। इसका जीवन का लाइफ स्पेन कितना होगा, तो 120 डेज का होता है। 120 डेज के बाद आरबीसी डिस्ट्रॉय होता है, आरबीसी नष्ट हो जाता है। आरबीसी डिस्ट्रॉय कहाँ पे होगा, तो स्प्लीन होगा। दैट्स वाई स्प्लीन इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। आरबीसी का कब्रगाह उसको बोलते हैं हम लोग। मेन फंक्शन आरबीसी क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। रेस्पिरेटरी गैसेस मतलब ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ये ट्रांसपोर्ट करता है। आरबीसी का जो मेन फंक्शन होता है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। आरबीसी का जो साइज होगा वो हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। फिर से ध्यान से देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक बारे में बात कर रहे हैं। नो न्यूक्लियस, आरबीसी में एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे न्यूक्लियस क्यों नहीं पाया जाएगा, तो न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा क्योंकि सारा जो स्पेस होगा आरबीसी में, जो सारे स्पेस होंगे वो पूरा एक्यूप्रेस को ऑक्यूपाई कर लेगा हीमोग्लोबिन। मोर स्पेस से मिल जाएगा, मोर रूम्स फॉर हीमोग्लोबिन के लिए। दैट्स वाई न्यूक्लियस इज एब्सेंट। शेप कैसा होगा, बायकॉन्केव। यहाँ देखिए डिस्क लाइक स्ट्रक्चर ये दिखाई पड़ रहा है, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर का बायकॉन्केव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। इसका जो शेप होगा वो होगा 7.2 माइक्रोमीटर, ये इसका शेप होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक। शेप काफ़ी स्मॉल साइज का होता है। यहाँ पे लाइफ स्पैन कितना है, तो 120 डेज का लाइफ स्पैन इसका है।
ये शेप के बारे में दिखा रहा है कि शेप कैसा होगा, तो बाइकॉन्केव डिस्क लाइक शेप बना हुआ है यहाँ पर। ये टॉप व्यू दिखाई पड़ रहा है, ये बाइकॉन्केव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हीमोपोएसिस के बारे में, आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं आरबीसी का जो फॉर्मेशन होगा, और मतलब पूरे ब्लड का जो फॉर्मेशन होगा उसको बोलते हैं हीमेटोपोएसिस, या उसी का दूसरा नाम बोलते हैं हम लोग हीमोपोएसिस। हीमेटोपोएसिस फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हीमेटोपोएसिस, हीमोपोएसिस। इसमें सबसे पहले आएगा स्टेम सेल्स, ये दिखाई पड़ा है स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स में दो तरह के सेल्स आएंगे, एक बोलेंगे लिम्फोइड सीरीज, दूसरे बोलते हैं माइलोइड सीरीज। लिम्फोइड सीरीज में लिम्फोब्लास्ट है। लिम्फोइड सीरीज में हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं लिम्फोइड सीरीज में कौन कौन से हैं। तो लिम्फोइड सीरीज में लिम्फोब्लास्ट हैं, लिम्फोब्लास्ट। फिर यहाँ से निकलेंगे तीन तरह के सेल्स, लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल्स। एक होगा यहाँ पे फिर जो स्टेम सेल्स बना उसमें माइलोइड सीरीज हुआ। माइलोइड सीरीज से दो तरह से माइलोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट निकलेगा एरिथ्रोसाइट्स आरबीसी, इसके पहले बनेगा रेटिकुलोसाइट्स। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं माइलोइड सीरीज का दूसरा सीरीज दिखाई पड़ा है, यहाँ पे बनेगा प्लेटलेट्स। फिर बनेगा मोनोसाइट्स, मोनोसाइट बाद में डिफरेंशिएट होकर बनता है मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, एथनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने बात किया है पार्ट 1 बायोलॉजी ब्लड का एंड इट्स कंपोजिशन। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में, और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म के बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।